हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इन जो है टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ जो है इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस जो है कुछ ऐसे होते हैं ना जिनके आप अभी तो याद कर लिया लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है आप फिर से भूल जाएंगे, तो उसका नोट्स बना लीजिए, उसको लिख लीजिए एक नोट्स के रूप में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आज का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है डेली जो है वीडियोस टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो आंसर है देखिए, पहले सोचने का प्रयास कीजिए। अगर इसका मतलब नहीं पता है तो आपको नहीं परवर्ती का मतलब होता है संख्या के अगली संख्या। ठीक है, मतलब 2000 का परवर्ती होगा 2001। और पूर्ववर्ती का मतलब होता है संख्या से पहले वाला। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हालांकि जो है ऑप्शन सी है। जैसे 2000 के परवर्ती मतलब 2000 का परवर्ती क्या होगा 2001। और 2000 के परवर्ती जो कि 2001 है, इस संख्या का पूर्ववर्ती मतलब 2001 परवर्ती संख्या का पूर्ववर्ती मतलब -1 कर देंगे, है ना। और ये बन जाएगा 2000। तो आंसर हो गया यहाँ पे 2000। बात समझ गए। परवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या, अब पूर्ववर्ती का मतलब होता है इससे पहले की संख्या। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको खूब देखने को मिलेंगे और मैं इससे रिलेटेड आपको बाकायदा जो है चीज़ें आपको करा चुका हूं। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस जो है मैथ वाले पेडागोजी वाले सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर संख्याएं इस तरीके से दी गई हों और विषम संख्या के बारे में पूछ रहा हो तो इसका फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। बस टोटल संख्या है 31, जहां पे n का मतलब होता है 31 पूरा +1/2, तो यहाँ पे 32 का होल स्क्वायर है। ठीक है, बस ये हो गया 16 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 16 का स्क्वायर होता है 256। आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। नोट जरूर कर लेना, एग्जाम में जो पेपर जाने से पहले आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिले तो एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक जो है वीडियो भी बना रखा है मैथ का, आप उसको देख लीजिए। आपके एलसीएम और एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए 3.6 है, मतलब हम 36 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 1.2 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 4.8 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर की जो संख्याएं हैं 36, 12, 48, इसको हम एलसीएम निकालेंगे। और नीचे की जो संख्या है 10, 10, 10, इसको हम एचसीएफ निकालेंगे। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और आपका आंसर जो निकलेगा वही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्या करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम देखते हैं यहाँ पे 36 का जो एलसीएम होता है तो देखिए 36 होता है तो 3 × 2 × 3 × 2 इसको तोड़ दिया हमने। उसके बाद हमने 12 का एलसीएम निकाला, 6 दूनी 12 मतलब 3 × 2 × 2 इस तरीके से लिख दिया। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पे 48 है तो 12 चौको 48 होता है, तो हम 12 को तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 दूनी 12। अब 12 चौको 48, 2 × 2, ये देखिए टूट गया ना पूरी संख्या। अब हम एक क्रम से सब लिख लेंगे, 3, 2, 3, 2, 2 और 2 × 2। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 36 दूना जो है 72 और 72 दूना 144। यहाँ पे 144 और यहाँ पे नीचे था बाई 10 बाई 10 बाई 10। जब तीनों संख्या एक जैसी हो तो उसका जो एलसीएम आता है वो 10 ही आएगा, एक संख्या। तो यहाँ पे आंसर हो गया
14.4। यहाँ पे बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक गणित के टीचर के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा कि एक एज अ टीचर जो है आप बच्चों के संदर्भ में आपका थॉट्स क्या है। ठीक है, और वही थॉट्स होते हैं जो एक सामान्य से होते हैं कि भैया बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करना है, बच्चों को डराना नहीं है, बच्चों को जो है गणित के संदर्भ में जो है पॉजिटिव जो है उनको सिखाने के जो है क्षमता का विकास करना होता है। ऐसे कुछ जो है पॉजिटिव बातों को आपको दिमाग में भर के रखना है और आंसर इसी से रिलेटेड होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना बनाना। भाई वर्ष के अंत में औपचारिक कक्षाओं की योजना बनाना। अभिभावकों को परामर्श देना कि वो बच्चों को घर पर ट्यूशन लगाए। तो ट्यूशन देने की सलाह एज अ टीचर कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को अभ्यास के लिए एक से अधिक पुस्तक बुक्स पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना, ये भी नहीं करना है। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्य विधिक ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करना। तो बच्चों के उनके अवधारणात्मक और कार्य विधिक ज्ञान के बीच में संबंध जो है स्थापित करने में सहायता करना। और यहां पे बोल रहा है गणित में प्रदर्शन सुधारने के लिए। तो भैया हम प्रदर्शन सुधारने के लिए बच्चों को जो है हम इस तरीके की कुछ औपचारिक कक्षाएं की योजना बनाएंगे ताकि बच्चों के जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, आंसर हो गया फोर्थ का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण पर जोर देती है। देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट टू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैंने कल ही इससे रिलेटेड 1 घंटे का वीडियो बनाया, बिल्कुल बिना कोई टाइम वेस्ट किए वाला। आपको 100+ जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उस टॉपिक को आपको 100% क्लियर करके ही चलना है, क्योंकि पूरे सीटेट के एग्जाम में एनसीएफ हो, आरटीयू हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरे सीटेट 150 में से 10 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपने वो पूरा वीडियो देख लिया तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसका जो 5वें का आंसर है यहाँ पे देखिए, ये जो गणित शिक्षण के संदर्भ में है वो याद करने पर नहीं होता। यहाँ सभी छात्रों को एक गति से सीखने पर जोर नहीं देता। ये बच्चों की तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर जोर देती है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक टीचर जो है कक्षा 5 के छात्रों को परिमाप की अवधारणा सिखाने के लिए उन्हें अपनी कॉपी, किताब, डेस्क की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए कहता है। ये जो शिक्षण विधि होती है ये किस सिद्धांत को दर्शाती है। अब देखिए ये गणित संबंधों को स्थापित करना इस सिद्धांत को दर्शाती है, या फिर यथार्थवादी गणित जो है शिक्षण, रियलिस्टिक मैथमेटिक्स एजुकेशन, अमूर्त सोच को बढ़ावा देती है, एल्गोरिदम दक्षता की ओर। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, 6ठे का आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में जो त्रुटियां होती हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो जो एरर्स होती हैं, जो हम त्रुटि विश्लेषण करते हैं, ये विश्लेषण ही जो बच्चे के सीखने में मदद करती है। हमने देखा कि एक बच्चा जो है किसी कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं पा रहा है, मान लीजिए वो भिन्न की अवधारणाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो ये जो एनालिसिस होता है ये छात्र की सोच प्रक्रिया को समझना और शिक्षण में सुधार करना जो है इसका उद्देश्य होता है। अब इसको गौर से समझ लेते हैं। भाई गलतियां जो करते हैं, ये त्रुटि विश्लेषण जो होता है ये एक नैदानिक उपकरण होता है, डायग्नोस्टिक जो है, एक तरीके से डायग्नोस्टिक क्या बोलते हैं उपकरण है ना। अब ये जो है बच्चों को मूल अवधारणा समझाने के लिए काम करती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, भिन्न का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अब बच्चे को देखा कि हमने भिन्न का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने क्या किया कि बच्चे को भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को करके देखा। जैसे सेब का आधा हिस्सा काट दिया, तो बच्चे को पता चला कि 1/2 का मतलब होता है एक हिस्से का आधा। फिर हमने केक के 4 हिस्से काट दिए, तो इसका मतलब होता है 1/4 हिस्से को 4 भागों में काटना। इसी तरीके का अगर कोई 5 भाग का है तो एक हिस्से को 5 बार काटना, कोई 6 का है तो ऐसे काटना। ऐसे जो है क्वेश्चंस जो है होते हैं, तो बच्चों को इस तरीके से मूल धारणा समझ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टीचर जो है कक्षा 6 के छात्रों को कोण का अर्थ समझाने के लिए कंपास प्रोजेक्टर का उपयोग करके भिन्न प्रकार के कोण बनवाता है।
फिर उन्हें घड़ी के हाथों, पंखे की पंखुड़ियां आदि के कोण पहचानने के लिए कहता है। यह शिक्षण विधि सबसे अच्छे ढंग से किस सिद्धांत पर आधारित है? अब देखिए, यहाँ पे टीचर जो है वो रटने और यांत्रिक अभ्यास पे जोर नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो टीचर का अप्रोच है वो कंस्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच है, जहाँ पे बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेकर के चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करके सीखता है। तो सक्रिय अन्वेषण क्रिया और इन चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, अब क्वेश्चन कितना ही बड़ा है लेकिन आंसर आपको बहुत ही सामान्य रूप से आपको नजर आ जाता है कि आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन के पॉजिटिव और निगेटिव अप्रोच पर ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड्स कहते हैं और निगेटिव टैग वर्ड्स कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस जो है सिर्फ केवल टैग वर्ड से ही सॉल्व हो जाते हैं, जिसका मैंने वीडियो प्रीवियस में अभी अपलोड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचा, बेच करके 20% का लाभ कमाया। मतलब 14 सेलिंग प्राइस जो है वो 1440 रुपए है। इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि उसने 20% का लाभ कमाया। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो है कम होगी, तभी तो 1440 रुपए में बेच करके 20% का लाभ कमाया। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 1440 इंटू 100/80, ये नहीं 100/120, यहाँ 20% का लाभ है ना, तो 120, अगर हानि होती तो 80 होता। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 12 हो गया 120। तो यहां पे जो कॉस्ट प्राइस निकल के आई है वो है 1200 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1440। इस प्रकार से हमने जो देखा यहां पे 240 रुपए का जो है यहाँ पे जो है मतलब 240 रुपए का उसको फायदा हुआ। ये बात समझ गए, क्योंकि 1400 रुपए की उसकी कॉस्ट थी और सेलिंग थी 1200 रुपए कॉस्ट थी और सेलिंग प्राइस 1440 है, तो यहाँ पे उसको 240 रुपए का फायदा हुआ। अब देखिए उसने क्या किया कि इस सामान को 1100 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में? 1100 रुपए में, मतलब कॉस्ट प्राइस उसको 1200 थी। अब उसने क्या किया कि 1100 रुपए में सामान को बेचा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेलिंग प्राइस में और उसमें उसको कितने का फायदा हुआ? तो फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसको यहाँ पे 1100 रुपए बेचने पे उसको 100 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ 100 बटे सीधा सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे बात समझ गए? मतलब हानि, फॉर्मूला तो यही होता है ना, हानि बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही है। और हानि थी 100 रुपए की, कॉस्ट प्राइस थी 1200 रुपए, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 0। यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे काट देंगे तो 100/12, 2 से काटेंगे तो 50/2 और यहाँ पे 25/3। ठीक है, तो 8 3 का 24, 1 25। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये मैथ के क्वेश्चंस कराने का मतलब मूल उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस जो है आयत से भी पूछे जाएंगे, एलसीएम से भी पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति से भी पूछे जाएंगे, है ना, परसेंटेज से भी पूछे गए। बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आप डेली भी प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं मैथ का, अगर आपके मैथ में मैं कहता हूँ इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं, तो भी मैं कहता हूँ कि डेली प्रैक्टिस पेपर लगाइए। और जब डेली प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप उनको क्वेश्चंस की एक श्रृंखला बना लीजिए। आपने एक पेज A4 पेज में, एक कॉपी के एक साइड में आपने आयत वाले क्वेश्चंस को नोट करते हैं, एक साइड में संख्या पद्धति को, एक साइड में एलसीएम वाले और एक साइड में परसेंटेज वाले। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप 15 20 30 पेपर लगा लेते हैं तो यहाँ से आपको 30 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर टॉपिक से। और जब 30 40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो एग्जाम में यही 30 40 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन कई बार बच्चे एक बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं लॉन्ग मेथड से, उसमें समय वेस्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई बता रहा है कि लंबाई 20% की वृद्धि हुई। मान लीजिए कि हमने लंबाई पुरानी 100 थी, अब यहाँ पे कह रहा है 120, मतलब 20% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे पुरानी है, ठीक है, और यहाँ पे नई रेंज लिखी। चौड़ाई कहते हैं, यहाँ पे चौड़ाई जो है वो 10% की कमी आती है। मतलब 100 की जो है चौड़ाई थी तो 10% कमी आ गई। इसका मतलब है कि जो नई जो है आयत की लंबाई है वो 90 है, तभी तो 10% की यहाँ कमी देखने को मिल रही है। इसके मुकाबले आप देखिए 10% इसमें मुकाबले देखिए आप 120 है। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई होते ही उसकी आयतन, तो यहाँ पे अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करें तो ये हो गया 10,000,
और 12 नवैया 108 इंटू ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि नई दर, जो पुरानी दर थी वो 10,000 है और नई दर थी 10,800 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 800 रुपये की उसको जो है अंतर देखने को मिल रहा है, 800 रुपये का। और 800 बटे 1000 इंटू 100, तो 8% की आपको वृद्धि देखने को, हालांकि क्वेश्चन में ही नजर आ जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वृद्धि देखने को मिल रही है, वो भी कितना, 8% का। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। कितना सिंपल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसी क्वेश्चन को आप वर्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ लेगा, एक वर्ग की लंबाई जो है वो 20% में वृद्धि हो जाती है। तो अब वर्ग की लंबाई में तो चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो वर्ग की लंबाई मान लीजिए आपने मान लिया कि 10 थी और 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो यहाँ पे हो गया, इसका मतलब है कि 12 हो गई, तभी तो हुआ 20% की वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 10 का क्या होता है, ठीक है, तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो गया। और इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। बात यहाँ पे समझ गए। चलिए, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि अब किसी चीज़ के पैटर्न की पहचान करना और उसे पूरा करना, ये क्वेश्चन जो है दर्शाता है सृजनात्मकता से जुड़ा। तो ये अनिवार्य हिस्सा है विद्यार्थी की सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करने के संबंध में, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा उपयोगी तैयार करने के लिए, या सुडोकू एक पहेली गेम होता है, इसको हल करने में यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। ज़्यादा एक्यूरेट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए पे जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन हालांकि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं क्या है। तो एक अच्छी बुक्स क्या होती है, उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होते हैं। तो भाई एक बुक्स में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए, ताकि बच्चे डेली अभ्यास करें, तभी तो वो, तो ये अच्छी एक बात मानी जाती है मेरे अनुसार। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता है। तो भाई बुक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बाकायदा साफ सुथरा और स्पष्ट रूप में संकल्पनाएं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके अपनी समझ डेवलप कर सकें। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। केवल हल किए गए अभ्यास मतलब प्रैक्टिस सेट शामिल किए गए नहीं। उन्हें मोटी और भारी होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी, 12 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, गणितीय जो खेल होता है और पहेलियां होती हैं वो किस चीज़ रूप में सहायता करते हैं बच्चों के संदर्भ में हमें बात करनी है। तो देखिए, जो खेल होते हैं, हम गणितीय खेल खेलते हैं, पहेलियां जो है ये बच्चों में जो है खेल और पहेलियां क्या होती है भाई, बच्चों में रुचि का डेवलप करते हैं, इंटरेस्ट जगाते हैं गणित के संदर्भ में, और हमें बच्चों को जो है सीखने में मदद करती हैं। तो गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करती है, पॉजिटिव मोटिवेशन होती है ना। एक तो ये बात होती है कि भाई सब बच्चे ये भी मानने लग जाएंगे कि गणित यार इतनी भी बोरिंग चीज़ नहीं है, मज़ेदार है ना, इसमें नंबरों से खेलना पड़ता है, बहुत मज़ा आता है यार। गणित मैथ और प्रतिदिन के विचारों से संबंध स्थापित करने में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। गणित को आनंददायक बनाने में, तो भैया पहेलियां, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो है इससे बच्चों में इंटरेस्ट जगता है, क्वेश्चंस जो है सोचने समझने, अमूर्त रूप से सोचते हैं यहाँ पे बच्चे। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में ये काम करती है। तो देखिए, समस्या समाधान के कौशल कि जब कोई आपको पहेली देगा तो इसका मतलब है कि वो आपसे जानना चाहेगा कि आप इसके आंसर दें, और फिर जब आप इस आंसर को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर समस्या समाधान के जो कौशल होता है वो आप प्रोत्साहित होता है कि नहीं, मुझे इसका समस्या का आंसर देना है। तो यहाँ पे बच्चा अब सारी सोच का डेवलप होने लगता है, क्योंकि कई पहेलियों के कई उत्तर हो सकते हैं, है ना। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी ज़्यादा तर्कसंगत है। ठीक है, वैन हीले के 5 स्तर कौन से, ये टॉपिक पढ़ लेना। आपसे मैं फिर से कहूँगा, मैंने तो अपलोड कर दिया है, मैं दोबारा अपलोड करूँगा लेकिन बाद में। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। इस वीडियो के कंप्लीट होने पे, जब ये वीडियो ख़त्म होने वाला होगा तो वहाँ पे आपको एक स्क्रीन में दिखेगा वैन हीले, उसको देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसके जो 5 स्तर हैं वो है आंसर ए,
पहला स्तर है दृश्य, जहाँ पे बच्चे को ज्योमेट्री सिखाने के लिए हम सिर्फ केवल दृश्यों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये त्रिभुज है और ये वर्ग है और ये एक आयत है और ये शेप किसका है, हार्ट का है, ये ओवल है, ये सर्कल है। ये सिर्फ केवल दृश्य और कुछ नहीं। विश्लेषण उन दृश्यों के बारे में कि भैया देखो ये है त्रिभुज जिसके 3 कोने होते हैं और ये है चतुर्भुज जिसके 4 कोने होते हैं। ठीक है, तो और संबंधात्मक में क्या है, संबंध देखने की ये त्रिभुज में 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये बात समझ गए। तीनों त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर होती है, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं बराबर होती है और इसका संबंध खोजने के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, वैन हिले सिद्धांत जो है किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से मिलता जुलता है? तो जो ये सिद्धांत है, ये विचार मिलते हैं पियाजे से, क्योंकि इसमें इन्होंने 5 स्तर दिए थे बच्चों को सीखने के। 5 स्तर दिए थे ज्योमेट्री कैसे सीखते, और हर स्तर जो है चरणबद्ध था, मतलब चरण इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और पियाजे ने क्या किया था, जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए थे और चारों चरण महत्वपूर्ण है, किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से इनके जो विचार हैं वो मिलते जुलते थे पियाजे से। ध्यान रखिएगा। एक जो है अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है? तो भाई एक अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन जो बनना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ज़रूर है कि कॉन्सेप्ट की जो समझ होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिक समझ जिसे कहते हैं, सभी अवधारणाओं की समझ और उन कॉन्सेप्ट को सही रूप में लागू करना, और उन्हें उनके बीच में संबंध पता होने चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक भिन्न दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह किस अवस्था में है? तो वो बच्चा जो है, देखिए भिन्न, पूर्णांक, दशमलव, इन चारों संक्रियात्मक अवस्थाओं में समर्थ है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा संक्रियात्मक अवस्था है। ये प्रश्न जो है पियाजे से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे पियाजे ने 4 चरण दिए थे। पहला चरण क्या था? पहला चरण था संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा जो चरण था जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी की बात हो रही है। यहाँ पे जो बच्चा है वो 3rd स्टेज में, जहाँ पे बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक रूप से चिंतन कर लेता है, गणितीय संकल्पनाओं को सॉल्व कर लेता है। यहाँ पे बच्चा जो है भिन्न और पूर्णांक, दशमलव, इन सभी जैसी चीज़ों को, संख्याओं को समझने लगता है। संरक्षण, क्लासिफिकेशन, अनुक्रमण, इनकी समझ इसके अंदर विकसित होती है। ये शब्द आपको नोट कर लेना चाहिए, संक्रमण, क्लासिफिकेशन, अनुक्रमण। अगर आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो पियाजे वाला देख लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ह्यूरिस्टिक विधि में गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो पहली चीज, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? तो ह्यूरिस्टिक विधि का संबंध है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग से, जिन्होंने नारा दिया था डू एंड लर्न, करो और सीखो, यही नारा था। तो ये जो विधि है ये बच्चे को समस्या समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है ना। यहाँ पे बच्चे को स्वयं से कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करती है, स्वयं से अपनी समस्याओं को खोज। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इस विधि को हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं, जहाँ पे बच्चा स्वयं से क्रियाएं करता है और सीखने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित की लंबी आकृति मतलब स्पाइरल जो है, यहाँ पे बोल रहा है स्पाइरल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो किस कॉन्सेप्ट जो है, क्वेश्चन का स्वरूप ये है कि स्पाइरल कॉन्सेप्ट किस रूप में संकेत करती हैं। तो देखिए बच्चे जो स्पाइरल कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने पर संकेत करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी से कहता हूं कि 80% बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। जिन्होंने लॉक भी किया होगा, आंसर लगाया भी होगा सही, वो सिर्फ केवल अंदाजी में लगाए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से मिल जाएगा तो आप हो सकता है इसके चांसेस आपके हैं गलत करने के। ध्यान रखिएगा, मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो बना रखा है, जस्ट प्रीवियस वीडियो जो मेरा तीनों टॉपिक से रिलेटेड है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा और
शिक्षा का अधिकार और नई शिक्षा नीति, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या है कि जो स्पायरल का यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, देखिए स्पायरल है, यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक जो नई संकल्पना है, आप जो वो पुरानी संकल्पना से जुड़ी हुई है। तो गणितीय अधिगम इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक जो नई संकल्पना है पहले सीखी हुई संकल्पनाओं पर आधारित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बच्चों में जो है अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करती है। ध्यान रखिएगा, जो स्पाइरल कॉन्सेप्ट होता है, गणित की जो लंबी आकृतियां होती हैं, स्पाइरल कॉन्सेप्ट होते हैं, ये बच्चे में गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद करती हैं और इससे बहुत ही बच्चों में गहरी समझ डेवलप होती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। वैदिक गणित, ये वैदिक गणित क्या है, तो आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संदर्भ में होता है, संवर्धन में होता है। तो देखिए, वैदिक गणित का जो मूल अर्थ होता है वो बच्चों में गणित के जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझाना, इनफैक्ट गणित के में आत्मविश्वास बढ़ाना और गणित के प्रति जो है बच्चों में इंटरेस्ट जगाना, ये जो गणितीय होती है वैदिक गणित, इसको नोट कर लीजिए, ये बच्चों में फास्ट जो है एंड एक्यूरेट एक्यूरेट जो है कैलकुलेशन के लिए प्रोत्साहित करती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 12, मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे को 12, ऐसे यहाँ थोड़ी जगह खाली मिल जाए, वेट प्लीज, 12 × 12 का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 एकन्नम 1, 2 एकन्नम 2 प्लस 2 एकन्नम 2, आंसर हो गया 144। अब देखिए, आप समझ गए यहाँ पे बात, बच्चों को 12 × 12 का कैलकुलेशन कराना हो, कोई भी कैलकुलेशन कराना हो, 12 × 12, 12 × 13, 56 × 63, इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो पहला तो ये 2 × 2 को कर दीजिए 2, फिर यहाँ पे बच्चे को लिखिए 1 × 1 को कर दीजिए 1, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 2 × 1 प्लस 2 होता है, प्लस 2 × 1 2 होता है, तो यहाँ आ गया 4, तो 2 × 2 यहाँ पे 4 था ना, तो 144। तो यही होता है वैदिक गणित। जैसे बच्चों को 25 का स्क्वायर कराना है, अब 25 का स्क्वायर याद करवा दो, 625 होता है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो वो बता दो। तो ये सारी चीज़ें जो है वैदिक गणित से जुड़ी होती हैं, जो बच्चों में जो फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन सिखाती है। बात यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे जो आंसर है, आई गेस मैंने आंसर नहीं दिया है, तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए समस्या समाधान कौशल, गणित की एकाग्रता, यहाँ गणित में गणना के कौशल और गति से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, ठीक है। तो आज के जो हमारा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डेली आपको पेपर्स, थ्योरी, पीडीएफ सब कुछ आपको देता हूँ, कंप्लीट नोट्स है, और वही नोट्स जो आप किसी संस्था को ज्वाइन करने पर, फीस पेमेंट करने पर पढ़ते हैं, और वही सारी चीज़ मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आपको अगर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उनमें और बेहतर सुधार करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारा पेपर जो है कैसा लगा, और कितने बच्चे हैं जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर वो पहले से जॉब में है और उनको जो है सीटेट जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके तहत वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।